मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो इसकी शुरुआत पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ही हो जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू ये दोनों अपने अपने वक्त के अपने अपने समय के बड़े ऊंचे कद के विराट व्यक्तित्व के लोग थे। लेकिन राजेंद्र बाबू से नेहरू जी के वैचारिक मतभेद भी बहुत थे। और जिसका पहला सार्वजनिक रूप से उदाहरण देखने को तब मिला जब आजादी के बाद श्री सोमनाथ जी में शिव मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, नया बनाया गया और उसके उद्घाटन के लिए राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया। नेहरू जी ने राजेंद्र बाबू को स्पष्ट रूप से कहा कि आप वहां मत जाइए, आपको शिव मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत को एक संदेश देना है कि हम एक सेकुलर स्टेट, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र। हालांकि तब तक संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़ा नहीं था, लेकिन आजादी के वक्त जिस तरीके से कत्लो गारत, हिंसा, आगजनी, दंगे फसाद, हिंदू मुसलमानों के बीच जो मजहबी तनाव फैला था, शायद उसको ध्यान में रखकर नेहरू जी ने सुझाव दिया होगा कि एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि देखिए, भारत के राष्ट्रपति सोमनाथ जी के शिव मंदिर में उद्घाटन समारोह में नहीं। लेकिन राजेंद्र बाबू गए और उन्होंने यह भी कहा कि यहां मैं बतौर भारत के राष्ट्रपति नहीं, एक भारत के नागरिक और व्यक्ति के रूप में जा रहा हूं, और ये मेरी अपनी व्यक्तिगत आस्था और विश्वास है जिसका मौलिक अधिकार मुझे संविधान के द्वारा धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 25 से 28 में दिया गया। और ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, ये तो निजी कार्यक्रम है। जो सोमनाथ मंदिर का ट्रस्ट है उसने ये मंदिर बनवाया है और वो मुझे बुलाना चाहते हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। इस तरह से लोगों को धीरे धीरे ये समझ में आया कि सार्वजनिक मंचों पर आमतौर पर कभी भी नेहरू जी और राजेंद्र बाबू ने एक दूसरे के विरुद्ध एक शब्द कभी नहीं कहा। उन्होंने एक दूसरे की मुखालिफत पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कभी नहीं की। वो बड़े लोग थे और वो जानते थे कि जिन बड़े जगहों पर वो बैठे हैं वहां पर उनसे बहुत ही शालीन और शिष्ट सभ्य आचरण की उम्मीद की जाती। दूसरी बात और कड़वाहट पैदा हुई जब डॉक्टर आम्बेडकर के लगातार कहने पर जवाहरलाल नेहरू जी ने आखिरकार हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में पेश किया। पूरे हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने इसका बड़ा विरोध किया और यह कहा कि हिंदू कोड बिल के नाम पर हिंदू धर्म की सनातन परंपराओं और उनकी रूढ़ी रीति रिवाजों को बदलने की कोशिश हो। तो नेहरू जी ने कहा कि हम तो केवल हिंदू धर्म में सुधार करना चाहते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि अगर आप किसी धर्म में सुधार करना चाहते हैं तो भारत में जितने धर्म हैं उनमें सुधार करिए, खाली हिंदू धर्म में क्यों? तो यहां पर मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, फिर आपको हिंदू सुधार बिल की जगह पर धार्मिक सुधार बिल लाना चाहिए, जिससे कि हर धर्म के अंदर जो कुछ सुधार होने चाहिए वो हो सके। इस पर नेहरू जी खामोश हो गए और डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने कहा कि आप लाखों करोड़ों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करके कोई कानून बनाना चाहते हैं तो मैं ये कानून नहीं बनने दूंगा, मैं इस पर दस्तखत नहीं करूंगा।
और इस तरीके से हिंदू कोड बिल पर राजेंद्र बाबू और नेहरू जी के बीच जो वैचारिक मतभेद थे वो सामने आए। इस तरीके से ऐसे कई मौके आए जब राजेंद्र बाबू ने नेहरू सरकार की बात को नहीं माना। नेहरू सरकार जो आजाद भारत के बाद अब तक की सबसे लोकप्रिय सरकार, सबसे बड़ी सरकार, सबसे विराट सरकार, और नेहरू जी जैसा कद जिनकी हिंदुस्तान में बड़ी लोकप्रियता थी, जिनका संसद में बड़ा बहुमत था, तो जब नेहरू जी की बात उस समय में उनकी सरकार की बात को नहीं माना गया, तो ये कहना कि भारत में राष्ट्रपति एक बड़ा कमजोर पद है, प्रधानमंत्री के हाथों की कठपुतली है, सरकार जब चाहे जहां चाहे जैसा कानून बनाए और उस पर राष्ट्रपति का मुहर लगा दे, स्टैंप, रबर स्टैंप है, ऐसा नहीं। और खाली डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने ऐसा किया हो या अपवाद स्वरूप ऐसा एक आध बार हो गया, ये भी नहीं। 1962 में, 1952 से 62, 10 साल तो राजेंद्र बाबू ही रहे, 10 साल राष्ट्रपति। इसलिए जब उनका सेकेंड टर्म होने वाला था तो नेहरू जी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि राजेंद्र बाबू राष्ट्रपति बने, और उन्होंने अपनी ओर से पूरा एड़ी चोटी का जोर भी लगाया, लेकिन वो दोबारा राष्ट्रपति उनको बनने से रोक नहीं पाए। इससे भी साबित होता है कि ये सोचना या कहना कि प्रधानमंत्री जब चाहे जिसको चाहे प्रेसिडेंट बना देता है और हटा देता है, ऐसा आसान नहीं है। अब 10 साल तो राजेंद्र बाबू ही प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और सेकेंड प्रेसिडेंट। 62 में भारत चीन युद्ध हुआ, उस लड़ाई में हम लोग हार गए और डॉक्टर राधाकृष्णन ने नेहरू जी को तलब कर लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि मुझको पूरी रिपोर्ट चाहिए कि क्यों और कैसे हमारी पराजय हुई, हम हारे, ये जंग में इस बुरी तरीके से हमारी शिकस्त कैसे हुई, इसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। रक्षा मंत्री जो थे उन्होंने बड़ा विरोध किया कि हम प्रेसिडेंट को क्यों दें रिपोर्ट, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको राष्ट्रपति को इस तरीके की रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए। बड़ा विवाद हुआ, लेकिन राधाकृष्णन अड़ गए कि ये सरकार का बहुत बड़ा फेल्योर है, ये सरकार की विफलता है, और राष्ट्रपति जो सरकार के मुखिया हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के हालात दोबारा न होने पाए। इसके लिए प्रधानमंत्री से बातचीत ही न करें, बल्कि उनको दिशा निर्देश भी दें कि जो इस बार हुआ वैसा फिर कभी दोबारा न हो। ऐसे ही जब शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे और 6 दिसंबर 92 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवादित ढांचा था उसको गिरा दिया गया, तो राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के ही आदेश पर बीजेपी की उस समय 4 राज्यों में सरकार थी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो शंकर दयाल शर्मा जो राष्ट्रपति थे, उनके आदेश पर आ जाओ,
इन चारों राज्यों में बीजेपी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राष्ट्रपति शासन लगा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सरकार की बड़ी फजीहत हुई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मान लिया जाए कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात खराब हो गए या वहां इस तरीके की घटना हुई, जिसको रोकने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की थी, बीजेपी सरकार की थी। और उन्होंने कोर्ट में हलफनामा में लिख के दिया था कि वो इस इमारत की हिफाजत करेंगे। तो वो ऐसा करने में नाकाम रहे। तो बतौर चीफ मिनिस्टर, बतौर बीजेपी सरकार के मुखिया, राज्य सरकार को जो काम करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। उनकी बर्खास्तगी ठीक है, लेकिन बाकी 3 राज्यों में जो बीजेपी की चुनी हुई सरकारें थीं, उनको क्यों बर्खास्त किया? वहां तो कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं थी, वहां कोई इस तरीके की घटना भी नहीं हुई थी। केवल इसलिए उनको बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि वो बीजेपी की पार्टी के सरकारें थी। तो ये कोई आधार राष्ट्रपति शासन लगाने का नहीं हो सकता है। और इस तरह से राष्ट्रपति शासन कैसे लगेगा, लगने के आधार क्या होंगे, वगैरह वगैरह, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे दिशा निर्देश जारी किए। जब के आर नारायणन राष्ट्रपति थे तो एक बार बिहार में रणवीर सेना में बहुत, जिले का नाम और मालेबात, तो गुटों में बड़ा संघर्ष हुआ, 21 लोग मारे गए, भारी नरसंहार हुआ जहानाबाद में। और तब इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के पास आई कि पूरे बिहार में बहुत बड़ी जातीय हिंसा, कास्ट वॉर होने वाली। तो प्रधानमंत्री ने नारायणन को राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए अपनी संस्तुति भेजी। क्या नारायणन ने कहा कि केवल इस आधार पर कि ऐसा होने की आशंका है, आप एक राज्य की लोकप्रिय चुनी हुई सरकार को बर्खास्त नहीं कर सकते। इसके लिए आप वहां अतिरिक्त सैन्य बल भेजिए, पुलिस सुरक्षा बंदोबस्त बेहतर कीजिए, जो लोग जिम्मेदार हैं इस तरीके की घटनाओं के पीछे उनकी धरपकड़ करवाइए, राज्य सरकार को दिशा निर्देश दीजिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करने के तरीके उठाइए। लेकिन राज्य सरकार को बर्खास्त कर देने से कैसे रुक जाएगा? तो उन्होंने ये लिखा कि मेरे ख्याल में आपको राष्ट्रपति शासन लगाने के फैसले पर एक बार दोबारा सोचना चाहिए। और राष्ट्रपति का यह कहना था कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने अपने हाथ पांव पीछे किए। वो चाहते तो लगा सकते थे राष्ट्रपति शासन, लेकिन एक बार राष्ट्रपति अगर किसी काम के लिए मना कर रहा है या दोबारा सोचने के लिए कह रहा है तो उसके पीछे एक बड़ा कारण होगा, जनता में एक संदेश जाएगा। लोकतंत्र में ओपिनियन फॉर्मेशन और मास मोबिलाइजेशन बहुत मायने रखता है। इसी से परसेप्शन क्रिएट होता है, नैरेटिव बनता है, अच्छे और बुरे का फर्क तय होता है। डेमोक्रेसी में इसी तरीके से आप जन जागरण करते हैं, जनमत संग्रह का निर्माण करते हैं। तो अगर राष्ट्रपति ने सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह दिया कि मैं समझता हूं कि सरकार का यह निर्णय उचित नहीं है, मेरी नज़र, मेरे विचार, मेरी सोच में सरकार को दोबारा इस पर विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए, सरकार को यह नहीं करना चाहिए, और फिर भी सरकार वो करती है, तो लोकतंत्र में जनमत सरकार के मुखालिफ हो जाएगा, विरोध में चला जाएगा।
ओपिनियन फॉर्मेशन जो है वो एंटी गवर्नमेंट होगा, प्रो गवर्नमेंट नहीं होगा। मास मोबिलाइजेशन और ओपिनियन फॉर्मेशन में सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, डिफेंसिव हो जाना पड़ेगा। मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते जाते लोग सवाल पूछेंगे कि साहब प्रेसिडेंट ने मना किया था तो आप क्यों नहीं मान रहे हैं। और अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, हर आदमी ट्विटर पे और फेसबुक पे और जो जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर लिखने लगेगा ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। तो सोशल मीडिया के इस दौर में प्रेसिडेंट को और ताकत मिल गई है। हालांकि ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि रोज बरोज प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को तलब करने और उनको सरकार के लिए दिशा निर्देश देने लगे। ऐसा होता नहीं है और वो बड़े शालीनता के साथ अपने पद के दायरे में रहते हुए काम करते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा हुआ है। इसके उदाहरण भी मैंने आपको दिए। इसी तरीके से जब टेलीकॉम घोटाला हुआ, दूरसंचार घोटाला, तो राष्ट्रपति ने उस समय जो दूरसंचार मंत्री थे जगमोहन, उनको तलब किया और उसके पहले जो घोटाले के लिए जिम्मेदार मंत्री थे सुखराम, हिमाचल प्रदेश के थे, उनके घर से करोड़ों रुपया कैश बरामद हुआ था, नकद जब्त किया गया था, उनको हटा दिया गया। फिर जब कलाम साहब राष्ट्रपति बने तो कलाम साहब ने पहली बार भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पीपुल्स प्रेसिडेंट बनाया, जनता का राष्ट्रपति बनाया। वो सिर्फ भारत के राष्ट्रपति थे, लोगों के राष्ट्रपति, जनता के राष्ट्रपति। पहली बार ऐसा हुआ कि उन्होंने राष्ट्रपति भवन के द्वार आम नागरिकों के लिए खोल दिए, खासतौर से स्कूल के बच्चे, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, टीचर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, ये लोग बड़ी तादाद में प्रेसिडेंट हाउस जाने लगे। और उन्होंने कई सारे विजनरी प्रोग्राम खुद बनाए। इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बड़ा उनका विजडम था, विजन था, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया पूरा। जिसे भारत सरकार ने अपने बजट और अपने सारे स्कीम्स में लागू भी किया। प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो ऐसा नहीं है कि भारत के राष्ट्रपति एकदम कमजोर हैं और कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह जो चाहे वो फैसला कर लें। इज दैट वेरी क्लियर?